अगर आप इस कहानी का पिछला भाग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से जाकर सुन सकते हैं। त्रिवेणी अपने रूम में आई। उसके दिमाग में बार बार शिवम की बातें ही घूम रही थी। वो खुद को जितना भी शांत करने की कोशिश करती, उसके सर में वो सारी बातें उतनी ही आ जाती। वो सर पकड़कर बैठ गई क्योंकि उसका सर दर्द से फटने लगा था। सुधा जी उसके रूम में आई। दरवाज़ा खुला था तो अंदर आ गई। देखा तो त्रिवेणी दोनों हाथ से सर पकड़कर बैठी थी। सुधा जी बोली, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना, सर में दर्द है क्या? और उसके पास आकर उसके चेहरे को हाथ में लेकर देखा तो आंखें एकदम लाल थी, लेकिन आंसुओं का नामो निशान नहीं था। सुधा जी त्रिवेणी से बोली, क्या हुआ, बोलो बेटा। त्रिवेणी उनसे लिपटते हुए बोली, माँ आप मुझे कहीं भेज दो जहाँ सिर्फ मैं रहूँ और वहाँ कोई नहीं हो, जैसे बचपन में भेजा था। प्लीज़ माँ, मेरा सर फट रहा है, कुछ करो। सुधा जी बोली, क्या हुआ बच्चा, बताओ। त्रिवेणी को कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, प्लीज़ आप भेज दो ना माँ। सुधा जी बीरेन जी को कॉल करके जल्दी से घर आने को बोल देती हैं और त्रिवेणी को जल्दी से दवा खिलाकर सोने को बोलती हैं और उसके सर पर हाथ रखकर कुछ देर तक सहलाती हैं। तो दवा की वजह से त्रिवेणी को नींद आ जाती है। सुधा जी अब डॉक्टर को कॉल करके घर आने को बोलती हैं। कुछ देर में बीरेन जी सीधे त्रिवेणी के रूम में आते हैं और सुधा जी से बोले, क्या हुआ त्रिवी को? सुधा जी एक नज़र उनकी तरफ देखकर बोलती हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, अभी पता चल जाएगा। बीरेन जी थोड़ी तेज आवाज़ में बोलते हैं, सुधा क्या हुआ है मेरी बेटी को? सुधा जी बोली, चिल्लाइए मत, वो सिर्फ आपकी नहीं मेरी भी बेटी है, और कैसे कैसे अभी दवा खिलाकर सुलाया है उसे। बीरेन जी अब एकदम शांत होकर बोलते हैं, वही तो पूछ रहा हूँ, क्या हुआ है उसे, डॉक्टर क्यों बुलाया है? सुधा बोली, जो 10 साल पहले हुआ था वही हुआ है। बीरेन जी उनकी बात सुनकर वहीं सोफे पर बैठ जाते हैं। इधर शिवम रूम में आकर सारा सामान फेंक देता है और अपना फ़ोन और मैसेज देखता है। जब त्रिवेणी फ़ोन पर बात कर रही थी तब उसके फ़ोन पर मैसेज आया था जिसमें लिखा था, अगर त्रिवेणी से अभी इसी वक्त दूर नहीं हुए तो मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि तुम एक स्मगलर के बेटे हो जिसकी मौत उसकी गुनाहों के वजह से हुई थी, और फिर त्रिवेणी की मौत के जिम्मेदार भी तुम खुद होगे। शिवम फ़ोन वहीं फेंक कर बैठ गया। उसे इस समय कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या न करे। कैसे रहेगा वो त्रिवेणी के बगैर? उसे भी तो कुछ दिन पहले ही पता चला था कि उसके पापा एक क्रिमिनल थे, लेकिन उन्होंने बहुत लोगों की मदद भी किया था, बहुत सारे गरीबों के मसीहा थे। लेकिन उसकी बात पर कौन विश्वास करेगा? और अब तो पता नहीं कौन है जो उसे ब्लैकमेल कर रहा है, वो भी इस तरह से। बीरेन जी बैठे थे कि साक्षी धड़धड़ाते हुए रूम में आई और जैसे ही सामने देखा तो एकदम से शांत होकर बोली, क्या हुआ त्रिवेणी को आंटी? अंकल अभी तो ठीक थी, तो अभी अभी क्या हो गया? तब तक डॉक्टर भी आ गए। साक्षी और बाकी सब लोग साइड हो गए। डॉक्टर आकर त्रिवेणी को चेक किए। उसकी आंखें देखने के बाद उसको दी हुई दवा चेक करते हुए बोले, अभी अटैक शुरुआती दौर में है, अगर चाहते हैं बचाना तो जिस सदमे से खुद के अंदर जूझ रही हैं कैसे भी करके बाहर निकालिए, वरना प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी। साक्षी ने सुना तो सोफे पर बैठ गई। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, कल तक तो एकदम ठीक थी, तो अभी ऐसा क्या हुआ जो इतना डिप्रेस्ड हो गई? बीरेन जी बोले, डॉक्टर हम इसे लेकर बाहर चले जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा ना? सुधा जी बीच में बोली, थैंक यू डॉक्टर, हम पूरी कोशिश करेंगे हमारी बच्ची नॉर्मल हो जाए, बस आप दवा शुरू कर दीजिए। कुछ देर में डॉक्टर दवा देकर और होश में आने के बाद हॉस्पिटल आकर कुछ टेस्ट करवाने को बोलकर चले गए। सुधा जी साक्षी से बोली, शिवम का नंबर है तो कॉल करो और बुलाओ उसे, मुझे उससे कुछ बात करनी है। बीरेन जी बोले, सुधा ये क्या मजाक है, आप उससे क्या बात करेंगी? हम अपनी बेटी को यहाँ से दूर ले जाएंगे, वो ठीक हो जाएगी। सुधा जी बोली, साक्षी कॉल करो। बीरेन बोले, सुधा गलती कर रही हो, उससे मिलकर जानती भी हो उसके बारे में, सोचो जरा, हमारी बेटी को पता चलेगा उसके बारे में तब क्या करोगी? सुधा जी बोली, कुछ नहीं होगा उसे, वो अपने प्यार से सब कुछ बदल देगा, विश्वास है मुझे उस पर। बीरेन बोले, पिछली गलती दोहरा रही हो, पछताओगी उसका साथ देकर। साक्षी सब कुछ सुन रही थी, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सुधा जी ने साक्षी से फ़ोन लिया तो साक्षी डायल में शिवम बड्डी लिखी थी। सुधा जी ने एक नज़र साक्षी को देखा तो साक्षी ने नज़रें झुका लिया। सुधा जी ने शिवम को कॉल किया तो गुस्से में बीरेन बाहर चले गए। 2-3 रिंग जाने के बाद भी शिवम ने कॉल नहीं उठाया। सुधा जी साक्षी को देखकर, तुम उसका घर जानती हो?
साक्षी बोली, जी नहीं आंटी, लेकिन देव जीजू को पता होगा, मैं पूछती हूँ। फिर जल्दी से देव को कॉल करती है तो देव उठा लेता है। फिर देव से उसके फ्लैट का पता पूछकर सुधा जी को बता देती है और खुद त्रिवेणी के पास ही रुक जाती है। सुधा जी हिम्मत करके बाहर निकलती हैं तो बीरेन हाल में ही बैठे थे, तो वो उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ जाती हैं। बीरेन जी बोले, सुधा एक बार और सोच लो। सुधा जी बोली, सोच लिया है। बीरेन बोले, मेरे खिलाफ जा रही हो? सुधा उनके पास आकर बोली, मिस्टर बीरेन चौधरी, एक समय था जब आप सही लगे तो सबके खिलाफ जाकर आपके पास आई थी, और अब मेरी बेटी के लिए मैं आपके खिलाफ जाने के लिए तैयार हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि 9 महीने मैंने पाला है उसे, आपने नहीं। बीरेन बोले, तो मैं भी उसका बाप हूँ, मेरा भी उस पर उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा। सुधा जी बोली, समझ क्यों नहीं रहे हैं आप? वो घुट घुट कर मर जाएगी यार, मेरी बेटी है, समझ रही हूँ मैं उसको। आप क्यों जिद कर रहे हैं? बाप के खराब होने से बेटा नहीं खराब हो जाता है, और एसीपी है वो, कोई मामूली इंसान नहीं। बीरेन बोले, खून तो उसी का है ना। सुधा बोली, एक काम कीजिए, जहर दे दीजिए, मार दीजिए उसे, लेकिन अब मैं उसको ऐसे नहीं देख सकती, समझे? बीरेन बोले, कुछ नहीं होगा उसे, वो मेरी बेटी है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, संभाल लेगी अपने आप को, बोलकर रूम में अंदर चले जाते हैं और सुधा जी वहीं सोफा पकड़कर बैठ जाती हैं। रात को त्रिवेणी को होश आता है तो अपने सामने इतने लोगों को देखकर उठने लगती है। सुधा जी बोली, आराम से बच्चा, और उसके पास आती हैं। साक्षी यार, तुमने तो डरा ही दिया था, और वो उसके दूसरे तरफ आकर बैठ जाती है। त्रिवेणी सबको देखते हुए बोली, आप सब यहाँ क्या कर रहे हो? बीरेन उसके गाल पर हाथ रखकर, आज हम सब साथ में डिनर करेंगे, तुम और साक्षी 10 मिनट में तैयार हो जाओ। सुधा जी उसके सर को सहलाते हुए, कैसा है मेरा बच्चा, सब ठीक तो है ना? त्रिवेणी ने सर हाँ में हिला दिया तो सुधा जी और बीरेन बाहर चले गए। साक्षी उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ था, तुझे किस बात का स्ट्रेस ले रही है? त्रिवेणी को याद आया शिवम ने उससे क्या बोला था, तो आंखें बंद करके खुद को शांत किया और उठते हुए बोली, कुछ नहीं, तू तैयार हो जा, मैं आ रही हूँ, और बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो बाहर आई तो आंखें फिर से लाल थी। साक्षी त्रिवेणी के पास आकर उसे देखते हुए बोली, बात क्या है यार, कुछ हुआ है क्या? त्रिवेणी बोली, नहीं, बस थोड़ा सा सर में दर्द है, ठीक हो जाएगा, तू चल। तो फिर उसने भी कुछ नहीं कहा। दोनों नीचे आईं और बीरेन जी और सुधा के साथ होटल चली गईं। आधे घंटे बाद बीरेन ने गाड़ी एक होटल के सामने रोकी तो चारों अंदर आ गए। बीरेन आगे बढ़कर सतीश के गले लगते हुए बोले, अरे वाह, तुम भी यहाँ, चलो, अच्छा हुआ साथ में डिनर हो जाएगा। नवीन आगे बढ़कर बीरेन को बोला, हेलो अंकल, वो एक मीटिंग के लिए यहाँ आए थे, आप सब लोग? बीरेन बोले, बस ऐसे ही साथ में डिनर करने, और ज्वाइन करो। नवीन बोला, नहीं आप लोग करो, हमें निकलना है। क्यों पापा? सतीश बोले, हाँ यार, फिर कभी साथ में डिनर हो जाएगा। लेकिन बीरेन ने उन दोनों को अपने साथ ज़बरदस्ती बैठा लिया। सुधा जी सब कुछ समझकर भी कुछ नहीं बोली। साक्षी ने त्रिवेणी को देखा, जो यहाँ होकर भी कहीं शून्य में घूम रही थी। नवीन त्रिवेणी को देखते हुए बोला, हाय त्रिवेणी, सब ठीक तो है ना? त्रिवेणी ने सर हाँ में हिला दिया, लेकिन बोली कुछ नहीं। 1 घंटे बाद सब डिनर करके घर आ गए। आज साक्षी त्रिवेणी के साथ रुकने को बोली, लेकिन त्रिवेणी ने उसे उसके घर भेज दिया। सुबह 9 बजे तक जब त्रिवेणी नीचे नहीं आई तो सुधा जी उसके रूम में आई। वो रूम में नहीं थी, बाथरूम और बालकनी में भी कहीं नहीं थी। सुधा जी परेशान होकर बाहर जाने लगी तो टेबल पर चिट पड़ा था। उठाकर देखा तो लेटर था। पढ़ने लगी तो लिखा था, सॉरी एवरीवन, लेकिन शायद अब मेरा यहाँ से जाना ही सही है। कुछ नहीं ले जा रही अपने साथ, आप सबका सब कुछ यहीं छोड़ दिया, क्योंकि किसी ने भी शायद नहीं समझा। आज सोच रही थी शायद अनाथ होती तो ठीक होता। सॉरी माँ, आप पापा से कुछ मत कहना, ये इनकी वजह से नहीं है, बस अपनी बेटी की सिचुएशन समझना। सबको छोड़ने के लिए सॉरी। सुधा जी वहीं बैठ गई। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि त्रिवेणी का फ़ोन बजा। देखा तो साक्षी का था। सुधा जी ने फ़ोन ऑफ करके वहीं रख दिया और नीचे आ गई। बीरेन उन्हें देखते हुए बोले, त्रिवी कहाँ है, अभी नहीं उठी क्या? सुधा आकर उनको लेटर पकड़ा दी और अपने उनके सामने बैठ गई। बीरेन लेटर पढ़कर उठते हुए बोले, ये सब उस शिवम शुक्ला की वजह से हुआ है, आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सुधा जी उठते हुए बोली, उसके पास जाने से पहले वकील से हमारे तलाक के कागज़ बनवा लीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी बेटी को ढूंढने जा रही हूँ, वो भी अकेले। बीरेन बोले, सुधा दिमाग खराब है तुम्हारा?
सुधा बीरेन को देखकर बोली, वो तो 25 साल पहले हुआ था, अब नहीं, इसलिए कोई भी कदम सोच समझ कर उठाइएगा। बीरेन वापस से सर पर हाथ रखकर बैठ गए और सुधा जी अपने रूम में चली गईं। त्रिवेणी ने देहरादून की ट्रेन पकड़ी और निकल गई बिना किसी से कुछ भी बोले। साक्षी त्रिवेणी के घर आई तो सीधा जी ने उसे भी वो लेटर दे दिया और कल जो भी हुआ सब कुछ बता दिया। साक्षी ने उनकी तरफ देखा और फिर जल्दी से बाहर निकल गई और सीधा शिवम के घर पहुंची और जल्दी जल्दी बेल बजाया तो शिवम ने गेट खोला। साक्षी उसे धक्का देते हुए अंदर आई तो देखा घर का कबाड़ बना हुआ था। साक्षी शिवम की तरफ देखकर बोली, त्रिवेणी कहाँ है? शिवम लगातार उसे ही देखे जा रहा था जो इस समय बहुत ही गुस्से में लग रही थी। साक्षी उसे धक्का देते हुए बोली, बोलिए ना त्रिवेणी कहाँ है, क्या किया आपने उसके साथ? शिवम हंसते हुए बोला, जिसका खुद का वजूद ही नहीं है तो वो किसी और का क्या करेगा, वो अपने घर होगी, बोलकर जाने लगा। साक्षी लेटर उसके हाथ में देकर बोली, पढ़िए। शिवम ने लेटर पढ़ा तो उसके चेहरे के भाव बदल गए और गुस्से में अपना हाथ मारते हुए वहीं बैठ गया। आंसू गालों पर लुढ़क आए। साक्षी उसकी हालत देख उसके पास बैठते हुए बोली, बात क्या है आपकी यहाँ ये हालत है? कल उसे अटैक आ चुका है, आज घर छोड़कर चली और साथ में कुछ भी नहीं ले गई कि हम उसको ढूंढ सके। बात क्या है शिवम, हम तो दोस्त हैं ना, तो प्लीज़ बताइए ना हुआ क्या है। शिवम अपना फ़ोन उसके सामने करते हुए बोला, इसलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। साक्षी ने फ़ोन देखा, फिर सर पर हाथ रख कर बोली, आप सच में यार क्या किया आपने? पता भी है उसकी कंडीशन, वो तो सेंसिटिव थी ही, लेकिन आप तो एसएसपी हैं ना, ऐसी कितनी सिचुएशन आती होगी, आप इसका पता लगाने की बजाय डायरेक्ट ब्रेकअप, सो डिस्गस्टिंग। शिवम बोला, मैंने सबको खोया है, उसे किसी भी कंडीशन पर नहीं खो सकता, इसलिए शायद मेरी गलती है, मैं ढूंढूंगा उसे। पीछे से किसी की आवाज़ आई, मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, हम दोनों मिलकर खोज लेंगे उसे। शिवम ने देखा तो बोला, आप? साक्षी बोली, आंटी आप ठीक तो हैं ना? सुधा जी बोली, बिल्कुल, अब मुझे अपनी बेटी को ढूंढना है, उसे हंसना सिखाना है, तो ठीक तो होना पड़ेगा ना। और शिवम के पास आकर बोली, तुम भी मुझे माँ कह सकते हो क्योंकि तुम्हारे होने वाली वाइफ की माँ हूँ मैं, सुधा बीरेन चौधरी। शिवम भरी आंखों से बस उन्हें देख रहा था। सुधा जी उसके गाल पर हाथ रखकर, सच में तुम दोनों ना एकदम बच्चे हो। एक बिना कुछ बोले सब कुछ छोड़कर चली गई और एक तुम, ये क्या हालत बना रखी है अपनी और घर की। अंगद अंदर आते हुए बोला, जय हिंद सर, और जैसे सबको और सामने कंडीशन देखा शांत हो गया। साक्षी ने उसे घूर कर देखा तो आगे बढ़कर बोला, मैं बाद में आता हूँ। साक्षी बोली, वो लंगूर। सब उसके बोलने से उधर ही देखने लगे। अंगद सोचा, ये पक्का मेरा पोपट बनवाएगी। साक्षी ने देखा सब उसे ही देख रहे थे तो वो बोली, मैं बोल रही थी घर की साफ सफाई करवा दो, फिर हमें निकलना भी तो होगा ना। शिवम उठकर खड़ा हो गया और अपना फ़ोन लेकर कॉल करने बालकनी में चला गया। सुधा जी किचन में और साक्षी अंगद से बोलकर सफाई करवा रही थी। दूसरे दिन शिवम को पता चल चुका था कि त्रिवेणी ने देहरादून के लिए ट्रेन पकड़ा था, लेकिन इस समय कहाँ है नहीं पता, इसलिए उसने सबको बोल दिया था वो अकेले जाएगा। सबके काफ़ी समझाने के बाद भी वो नहीं माना और अकेले जाने के लिए तैयार हो गया। तो सब लोग भी राजी हो गए कि ठीक है, जल्दी जाओ और जल्दी से लेकर वापस आओ। शिवम ने शाम को ट्रेन लिया और निकल गया। दूसरे दिन इंदौर एयरपोर्ट पर वर्तिका की फ़्लाइट लैंड हुई। कुछ देर में वो बाहर आई और कैब लेकर सीधे देव के फ्लैट के लिए निकल गई। इतने दिन के बाद वापस आ रही थी तो काफ़ी एक्साइटेड थी, इसलिए बिना किसी से कुछ भी बोले सीधे निकल गई थी। इधर देव भी कुछ देर पहले ही मुंबई से वापस आया था और इतने दिन के काम और भाग दौड़ में वो काफ़ी थक गया था, तो बाथरूम में शावर ले रहा था। बाहर कितनी बार उसके फ़ोन की घंटी बजी लेकिन उसने नहीं सुना। कुछ देर बाद उसके घर के डोर बेल बजी, दरवाज़ा नहीं खुला। 2 बार 3 बार 4 बार बजा। देव आते हुए बोला, आ रहा हूँ यार, और जल्दी से दरवाज़ा खोलते हुए बोला कुछ तो। बोलते बोलते रुक गया क्योंकि अब तक वर्तिका उसके गले लग चुकी थी। देव को कुछ समझ नहीं आया कि ये सपना है या हकीकत, और वैसे ही खड़ा रहा। देव ने जब कोई रिएक्शन नहीं दिया तो वर्तिका उससे दूर होकर बोली, मतलब कोई खुशी नहीं हुई है मुझे देखकर, है ना? देव उसके चेहरे को छूते हुए बोला, मतलब ये हकीकत है। वर्तिका बोली, अच्छा तो अभी भी आपको सपना लग रहा है। फिर थोड़ा ऊंचा उठकर उसके माथे को चूमते हुए बोली, बस इससे ज़्यादा यकीन नहीं दिला सकती, और उसे छोड़कर अंदर चली गई। देव दरवाज़ा लॉक करके जल्दी से उसके पास आया और उसे उठाते हुए बोला, नहीं अब कोई सपना नहीं है, और 2-3 बार गोल गोल घुमा दिया। वर्तिका बोली, देव मैं गिर जाऊंगी।
देव उसे गले लगाते हुए बोला, आई मिस यू। वर्तिका बोली, मिस यू बहुत सारा। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही रहे, फिर वर्तिका उससे दूर होते हुए बोली, अच्छा इसलिए उतने दिन से कोई फ़ोन नहीं किया। देव बोला, नहीं यार मिशन पर था, आज ही तो फ्री हुआ हूँ। वर्तिका बोली, सच में? देव उसके सामने झुकते हुए कि बिल्कुल सच। फिर उसे देखते हुए बोला, इतना सारा सामान? वर्तिका अब इधर उधर देखते हुए बोली, हाँ वो मैं डायरेक्ट यहीं पर आ गई। देव बोला, वर्तिका ये गलत बात है, माँ पापा को बुरा लगेगा कि उनकी बेटी बिना उनसे मिले यहाँ आ गई। वर्तिका बोली, अच्छा मैं उनसे सॉरी बोल दूंगी, अब मुझे ना बहुत तेज भूख लगी है। देव बोला, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ देखता हूँ, बोलकर किचन में चला गया और किचन से ब्रेड बटर जैम और 2 कप कॉफ़ी बनाकर अपने रूम में आया तो वर्तिका बाथरूम से बाहर निकली। देव ने एक नज़र उसे देखा, फिर कॉफ़ी रखते हुए बोला, आ जाओ अभी के लिए यही है, फिर बाहर चलकर कुछ खा लेंगे। वर्तिका उसके पास आकर बैठते हुए बोली, इससे भी काम हो जाएगा। देव ने सर हाँ में हिला दिया और बैठ गया। देव ब्रेड पर जैम लगाकर उसे दे दिया तो वर्तिका लेकर खाते हुए बोली, देव। देव बोला, बोलो। वर्तिका बोली, आप खुश नहीं हैं मेरे यहाँ आने से? देव ने एक नज़र उसे देखा, फिर कॉफ़ी उठाकर बोला, मैं खुश हूँ वर्तिका, लेकिन ये खुशी और भी बड़ी हो जाती जब सबको पता होता कि तुम यहाँ मेरे पास हो। वर्तिका अब उठते हुए बोली, ठीक है तो अब मैं जा रही हूँ और अब पूरे भोपाल को बता कर आऊँगी कि मिसेज वर्तिका जैन मिस्टर दिवांश पुरोहित के साथ हैं, ठीक है? देव भी काफ़ी रख कर उठते हुए बोला, वर्तिका मैं ये नहीं बोल रहा, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा था कि वर्तिका ठीक है मैं समझ रही हूँ, लेकिन देव मेरी सबसे थोड़ी बहुत बात लगभग रोज़ होती है, सिर्फ आपसे ही नहीं होती, इसलिए थोड़ा सा एक्साइटेड थी और कुछ नहीं था। देव उसे गले लगा कर बोला, सॉरी, मुझे तुम्हारी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। वर्तिका उसे धक्का देते हुए बोली, नहीं हमेशा यही करते हो, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। देव उस पर दोनों हाथ कसते हुए बोला, तुम्हें नहीं लग रहा तुम पहले से ज़्यादा हॉट लग रही हो, और हल्का सा उसके कानों को चूम लिया। अब वर्तिका धीरे धीरे एकदम शांत हो गई थी। कुछ देर बाद देव उसे अलग करते हुए बोला, तुम्हें पता भी है तुम्हारे ना रहने पर यहाँ क्या क्या हो रहा है? वर्तिका कंफ्यूज सी उसे देखने लगी तो उसे अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, त्रिवेणी घर छोड़कर देहरादून जा चुकी है। वर्तिका उठते हुए बोली, क्या? लेकिन क्यों? देव वापस से उसे बैठाते हुए बोला, पहले पूरी बात तो सुन लो, फिर कोई रिएक्शन देना। और शिवम और त्रिवेणी की सारी बात उसे बता दिया। वर्तिका बोली, त्रिवेणी की बच्ची, मेरे इतना पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बोला और अब इतना बड़ा कांड कर दिया। देव बोला, वर्तिका देव को देखते हुए बोली, वो मिल तो जाएगी ना देव, कुछ होगा तो नहीं ना? फिर कुछ सोचकर एकदम से उठते हुए बोली, देव हम भी चलें, आप भी फ्री हो, मेरे पास भी इस बार छुट्टी है। देव बोला, लेकिन पहले घर जाओ, उसके बाद देखते हैं। वर्तिका फिर से बैठते हुए बोली, देव कहीं मेरे पीछे कोई दूसरी तो नहीं मिल गई? देव बोला, वर्तिका कुछ भी बकवास मत करो, चलो अब घर छोड़ देता हूँ। वर्तिका उठते हुए बोली, मैं खुद चली जाऊंगी और अब आऊंगी भी नहीं, बोलकर जाने लगी। देव पीछे से उसे गोद में उठाकर बोला, ज़्यादा बकवास किया ना? वर्तिका उसका कॉलर पकड़ कर बोली, तो क्या? हाँ, जब से आई हूँ तब से बस एक ही बात रट रहे हो। देव कुछ देर उसे देखता रहा, फिर नीचे उतार कर बोला, अच्छा सॉरी, चलो पहले कुछ खाते हैं फिर छोड़ दूंगा। वर्तिका बोली, ठीक है। त्रिवेणी ने देहरादून पहुंचकर पहले होटल लिया, उसके बाद आगे जाने को सोच रही थी। इधर साक्षी भी परेशान थी कि आगे क्या करे। दूसरे दिन सब मिलकर देहरादून जाने का प्लान बनाया, जिसमें देव, वर्तिका, साक्षी और अंगद भी साथ चल रहे थे। सबकी ट्रेन शाम को थी तो समय से पहले ही सब स्टेशन पर पहुंच गए। वर्तिका देव का हाथ पकड़े हुए बोली, देव ये अंगद कौन है और इसका और साक्षी का कुछ चल रहा है क्या? देव बोला, लग तो मुझे भी यही रहा है, लेकिन अभी तक जो मैंने देखा दोनों को सिर्फ लड़ते देखा है, आगे का कुछ पता नहीं, जो होगा देखा जाएगा, बोलकर दोनों उधर ही आ गए। साक्षी स्टेशन पर आई तो सामने से आते हुए अंगद दिख गया तो खुद से बोली, इसे किसने हमारे साथ जाने की परमिशन दी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर ये जाकर करेगा क्या? बेवकूफ़ कहेगा, पक्का सिर्फ काम ही खराब करेगा, बाकी कुछ आता जाता तो है नहीं इसके अलावा इसे। अंगद ने दूर से ही उसे स्माइल दिया, लेकिन साक्षी उसे फुली इग्नोर मारकर आगे बढ़ गई। वर्तिका बोली, वैसे मुझे लगता है इन दोनों की जोड़ी ना सबसे अच्छी होगी, कितनी क्यूट लगेंगे दोनों साथ में, और जब लड़ेंगे तब तो और भी क्यूट लगेंगे। देव बोला, ओ हेलो मैडम, हो गई उनकी तारीफ तो कुछ अपने होने वाले पति देव की भी कर दीजिए।
वर्तिका बोली, जो लग रहा था उसकी कर दिया, बाकी फालतू का मैं किसी की तारीफ बिल्कुल नहीं करती, और साक्षी के पास चली गई। देव बोला, मतलब हद होती है यार, अब इसके अंदर साक्षी की आत्मा कहाँ से आ गई। वर्तिका साक्षी के पास आते हुए बोली, साक्षी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। साक्षी बोली, क्यों? अभी तक तो तेरे पास मेरे लिए कोई टाइम नहीं था, तो अब मेरे पास भी तेरे लिए कोई टाइम नहीं है। जा, जिसके पास टाइम है उसी से बात कर ले, बोलकर बैठ गई। वर्तिका उसके पास बैठते हुए, यार अब तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही है जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा कांड कर दिया है, जबकि कांड तुम दोनों करो और बात भी मुझसे मत करो। सही है बेटा? साक्षी बोली, क्या सही है? हाँ ज़रा बता तो। जब से आई एक बार भी तूने मुझे याद किया या फिर मिलने मेरे घर आई नहीं, बस फ़ोन पर बोल दिया, साक्षी चलना है, तैयार रहना। वर्तिका बोली, सॉरी यार, लेकिन टाइम कितना कम था कि टाइम ही नहीं मिला आने का, तो सोचा यहीं आकर मिल लेंगे। अच्छा चल एक बार और सारी। वैसे एक बात बता, तेरा और अंगद का कुछ चल रहा है क्या? जब से तुम आई हो तब से बस तुझे ही देखे जा रहा है, कहीं तुम दोनों का भी तो कुछ नहीं चल रहा है। साक्षी बोली, उस लंगूर को मैं पसंद करूंगी? सारे भोपाल के लड़के खत्म हो गए हैं क्या, जो वही मिलेगा मुझे? और तू बात मत घुमा, मैं नाराज हूँ तुमसे। देव अंगद के साथ उनके पास आते हुए बोला, बिल्कुल साक्षी, इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ। वर्तिका बोली, देव वो मेरी फ्रेंड है, तो वो नाराज हो या ना, हम अपना देख लेंगे, और जो कुछ भी हुआ ना सब आपकी वजह से हुआ है, इसलिए आप मुझसे बात ना ही कीजिए, उसी में भलाई है। देव अंगद को छोड़कर उसकी तरफ आते हुए बोला, तो क्या मैंने बोला था तुमसे कि साक्षी से मत मिलो, सबको नाराज करो? वर्तिका बोली, लेकिन आपके पास आने के चक्कर में ही सब हुआ है। और साक्षी तू ना इनकी बातों में मत आ, क्योंकि तू मेरी फ्रेंड है, समझी? देव साक्षी का हाथ खींचते हुए बोला, साक्षी तुम किसी की बात मत सुनो, नहीं तो तुम्हें ऐसे ही फंसा दिया जाएगा। साक्षी दोनों के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, एक काम करो, आप दोनों भी आराम से लड़ लो, और टाइम मिले तो आ जाना, ट्रेन आ चुकी है, बोलकर चली गई। वर्तिका भी अब देव को छोड़ अपना बैग लेकर आगे बढ़ गई। अंगद देव के पास आते हुए बोला, सर क्या सच में आप लोग लड़ रहे थे? देव बोला, हमारा तो ऐसे ही चलता रहता है, तुम इन सब में मत पड़ो, नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी, चलो। और देव के साथ ट्रेन के अंदर आ गया। चारों की सीट अगल बगल ही थी, जिसमें पहले से साक्षी और वर्तिका एक एक सीट लेकर बैठ चुकी थी। देव अपना बैग ऊपर रखकर वर्तिका के बगल में बैठ गया, अंगद भी अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। देव बोला, साक्षी तुम्हें पता है? साक्षी उसकी तरफ देखने लगी, तो देव वर्तिका की तरफ देखते हुए बोला, दिव्या आज सुबह ही मुझसे बोल रही थी कि मैं किसी के आने से काफ़ी बदल गया हूँ, लेकिन यहाँ तो जैसे किसी को मेरी कद्र ही नहीं है। वर्तिका बोली, मुझे आपकी कद्र नहीं है, या फिर आपको मेरी कोई कद्र नहीं है, बोलकर मुंह घुमा लिया। साक्षी ये क्या चल रहा है यार, आप लोगों को एक काम कीजिए, आराम से जो करना है करो, मैं ना दूसरे कंपार्टमेंट में जा रही हूँ, और उठकर जाने लगी। वर्तिका बोली, साक्षी सुन तो, मैं भी आ रही हूँ। साक्षी उसे घूरते हुए बोली, सोचना भी मत, और वहाँ से दूसरी तरफ चली गई। एसी रूम था और सबके अलग अलग रूम की तरह बने हुए थे। अंगद भी साक्षी के पीछे ही चला गया। वर्तिका देव को घूरते हुए बोली, ये क्या था? देव उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, अपनी जान के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना था, तो सबको तो भगाना ही पड़ेगा ना, और क्या पता इन्हीं सब में उनका भी कुछ भला हो जाए। वर्तिका बोली, मतलब ये सब कुछ जानबूझकर करा था? देव ने सर हाँ में हिला दिया। वर्तिका बोली, देव। साक्षी जाकर दूसरे तरफ अकेले बैठ गई, तो अंगद भी जाकर उसके बगल में बैठ गया। साक्षी बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंगद बोला, तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं वहाँ कबाब में हड्डी बनता? साक्षी बोली, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम क्या करो? अंगद बोला, हाँ हाँ, सब तुम्हारे जैसे जो होते हैं ना, कि अपना छोड़कर किसी के बीच में भी घुस जाएं। साक्षी बोली, मतलब क्या है तुम्हारा? अंगद बोला, तुम्हारे समझ में ये बिल्कुल नहीं आएगा, तो अपना ये छोटा सा दिमाग ज़्यादा तो बिल्कुल भी मत लगाओ। साक्षी बोली, क्या कहा? मेरे पास छोटा सा दिमाग है तो तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है, बोलकर गुस्से में दूसरी तरफ देखने लगी। अंगद बोला, तुम्हें नहीं लगता ये ज़्यादा हो रहा है? साक्षी बोली, बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है इससे ज़्यादा तुम्हारा सर फोड़ देना चाहिए मुझे। अंगद बोला, वो अच्छा, तो फिर शुरू हो जाओ। साक्षी बोली, क्या? इधर शिवम दूसरे दिन देहरादून पहुंच चुका था, लेकिन त्रिवेणी का उसे कुछ भी पता नहीं लग रहा था कि आखिर वो इस समय है कहाँ, इसलिए आज उसने होटल में ही रुकने का डिसाइड किया। कुछ देर में पास के एक होटल में रूम बुक करके चाबी लिया और अंदर आया। कुछ देर में फ्रेश होकर बाहर आया और फ़ोन पर किसी से बात करते हुए रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ रहा था कि इसके कानों में किसी की जानी पहचानी आवाज़ आई।
वो कुछ सोचकर जल्दी से मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कुछ देर तक इधर उधर देखने के बाद जब कोई नहीं दिखा तो अपना वहम मानकर फिर से बाहर चला गया। त्रिवेणी भी तैयार होकर बाहर आई तो एक बच्चे से बात करने लगी, लेकिन जब शिवम ने पीछे देखा उसके कुछ सेकंड पहले ही वो दूसरे रास्ते से उस बच्चे को बाय बोलकर निकल चुकी थी। शिवम ने यहाँ पर हर पुलिस चौकी को त्रिवेणी की तस्वीर भेज चुका था और अब बस उसके मिलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन ये वक्त उसके लिए पहाड़ जैसा लग रहा था। कुछ देर बाद त्रिवेणी देहरादून बस स्टैंड पर आ गई, क्योंकि अब यहाँ से आगे उसे लाखा मंडल जाना था। वहाँ की पुलिस ने उसे देखा तो जल्दी से अपने फ़ोन से उसकी तस्वीर निकाल कर कन्फर्म करने लगी। कुछ सेकंड में कन्फर्म करने के बाद शिवम को कॉल करके उसकी तस्वीर भेज दिया तो शिवम ने उसे किसी भी तरह वहाँ रोकने को बोला, वो भी बिना उसे पता चले कि उसे वहाँ क्यों रुका जा रहा है। त्रिवेणी पानी का बॉटल लेकर जैसे ही अब आगे बस की तरफ जाने लगी कि एक पुलिस वाला उसके सामने आकर बोला, मैम हमें आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। त्रिवेणी उसे देखते हुए बोली, क्या बात करनी है आपको मुझसे जो मैं आपके साथ कोऑपरेट करूं? पुलिस वाला बोला, प्लीज़ मैम बस 10 मिनट के लिए आप हमारे साथ चलिए, बहुत कुछ ज़रूरी है। त्रिवेणी उसके नेम प्लेट को देखते हुए बोली, मिस्टर अधिराज यही नाम है आपका? पुलिस वाला बोला, जी मैम, अधिराज रस्तोगी। त्रिवेणी बोली, चलिए। तो अधिराज उसे लेकर सामने पुलिस चौकी में आया और केबिन में बैठाते हुए बोला, मैम क्या लेंगी आप, चाय कॉफ़ी या फिर कुछ और? त्रिवेणी उसे देखते हुए बोली, सबसे पूछताछ करने से पहले ऐसे ही स्वागत करते हैं या फिर मेरे लिए कुछ स्पेशल है? अधिराज को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर कुछ सोचते हुए बोला, मैम वो आप थकी लग रही थी इसलिए पूछ लिया, आप बैठिए मैं सर को बुलाता हूँ, बोलकर जल्दी से बाहर चला गया। 10 मिनट बाद शिवम जल्दी से गाड़ी रोककर अंदर आया तो सामने से अधिराज बोला, सर कैसे कैसे रोका है, अब आप संभालो अपनी अमानत को। शिवम उसके कंधे पर हाथ रखकर पलक झपकाते हुए अंदर चला गया। अंदर त्रिवेणी न्यूज़पेपर में कुछ देख रही थी। शिवम ने जैसे ही दरवाज़ा खोला त्रिवेणी ऊपर देखने लगी। शिवम को यहाँ देखी तो समझ गई कि इसीलिए उसको इतना स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, तो जल्दी से खड़ी हो गई। शिवम उसके पास आकर जैसे ही गले लगाने को हुआ त्रिवेणी जल्दी से 2 कदम पीछे हटते हुए बोली, अधिराज 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 जल्दी से अंदर आते हुए बोला, यस मैम। त्रिवेणी बोली, आप इसलिए मुझे यहाँ लाए हैं कि पूछने के नाम पर आपके ऑफिसर मुझे गले लगा सकें? अधिराज शिवम को देखने लगा तो शिवम त्रिवेणी के पास आते हुए बोला, त्रिवेणी हम आराम से बात कर सकते हैं, ठीक है मैं दूर से बात करूँगा। त्रिवेणी बिना उसे देखे अधिराज से बोली, इंस्पेक्टर अधिराज रस्तोगी, अगर 2 मिनट के अंदर मुझे जाने की परमिशन नहीं मिली तो यहाँ जो भी हंगामे होंगे उसके जिम्मेदार आप होंगे। शिवम बोला, अधिराज तुम बाहर जाओ। अधिराज ने एक नज़र दोनों को देखा फिर जल्दी से बाहर चला गया। शिवम बोला, सॉरी प्लीज़ 2 मिनट बात कर लो, बस 2 मिनट। त्रिवेणी अपना बैग उठाकर बाहर जाने लगी तो शिवम जल्दी से उसका हाथ पकड़कर बोला, प्लीज़ एक बार आखिरी समझकर माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ जल्दबाजी में सारी गलती मेरी थी। त्रिवेणी उसका हाथ झटक कर बिना उसे देखे बोली, सॉरी सर मैं आपको नहीं जानती। और जैसे ही बाहर निकलने को हुई शिवम दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, सॉरी ना यार, प्लीज़ माफ़ कर दो, तुमसे वो सब बोलने के बाद 1 मिनट के लिए भी सुकून की सांसें नहीं आई है। मर जाना चाहता था लेकिन तुम्हारे बारे में सुनकर समझ आया हम दोनों किसी दूसरे की वजह से क्यों सफ़र कर रहे हैं, किसी और के गलतियों की सज़ा हम क्यों भोगे, और अब जब सब हमारे साथ हैं तो अंकल को भी मना लेंगे, प्लीज़ बस तुम मान जाओ। त्रिवेणी उसे देखते हुए बोली, हो गया तो जाऊँ मैं? शिवम बोला, जानता हूँ गुस्सा हो, बहुत गुस्सा होना भी चाहिए, इसलिए ना तुम एक काम करो, मुझे ना मार लो, जितना मर्जी उतना मार लो, लेकिन यार प्लीज़ मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, प्लीज़ मान जाओ ना। त्रिवेणी अब दरवाज़ा खोलकर गुस्से में आगे जाने लगी और शिवम उससे कुछ ना कुछ बोलता हुआ पीछे पीछे चल रहा था। अधिराज ने देखा तो सरनामे हिला दिया। त्रिवेणी बाहर निकली और सामने से आते ऑटो वालों को हाथ मारकर रोक लिया। ऑटो उसके सामने रुकी तो त्रिवेणी बैठती उसके पहले ही शिवम जल्दी से उसमें बैठते हुए उसे भी अंदर खींच लिया। त्रिवेणी बोली, ये क्या बदतमीजी है? ऑटो वाले ने पीछे देखा तो शिवम उसे घूरते हुए बोला, भाई आगे चला, वाइफ है मेरी, गुस्सा हो गई है, मना रहा हूँ, दिख नहीं रहा, इसलिए यहाँ की सबसे रोमांटिक जगह ले चल जहाँ मैं अच्छे से इन्हें मना सकूँ। त्रिवेणी उसे घूरते हुए कुछ बोलने को हुई उसके पहले ही ऑटो वाला बोला, सर पहले बताना चाहिए था ना आपको, चलिए मैं आपको यहाँ की सबसे खूबसूरत जगह ले चलता हूँ। कभी कभी जब मेरी वाइफ भी मैडम की तरह रूठ जाती है तो मैं भी उसे वहीं घुमाने ले जाता हूँ। शिवम उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला,
थैंक यू यार, तुम कितने अच्छे हो। त्रिवेणी बोली, ओ हेलो, मुझे नहीं जाना कहीं और। फिर ऑटो वालों को देखते हुए बोली, भैया आप मुझे यहीं साइड में रोक दीजिए, और किधर से मैं आपको इनकी वाइफ लग रही हूँ जो आप फ्री का एडवाइस दे रहे हैं। शिवम बोला, भाई तुम इस पर ध्यान मत दो, जब बीबियाँ खूबसूरत होती हैं तो अपने पतियों को ऐसे ही अपने पीछे पीछे दौड़ाती हैं। त्रिवेणी बोली, आप ऑटो रोकेंगे? ऑटो वाला, मैडम मान जाइए ना, सर कब से आपको मना रहे हैं, हस्बैंड वाइफ में तो छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। शिवम अब उसे देखते हुए बोला, अरे क्या बताऊं भैया, घर पर बच्चे छोड़कर आ रहा हूँ कि इनको मना कर ले चलूं, मगर नहीं, इनको तो बस अपनी जिद करनी है। एक बार मायके जाने के लिए ना क्या बोल दिया, गुस्सा हो गई। बताइए ऐसा कोई करता है क्या? त्रिवेणी उसकी बातें सुन रही थी, फिर एकदम से बोली, बच्चे? शिवम बोला, देखो अब ये मत बोलना कि हमारे कोई बच्चे नहीं हैं। यार तुम हम दोनों के झगड़ों में हमारे छोटे चश्मिश को नहीं भूल सकती, आखिर इसमें उसकी क्या गलती है, बताओ तो, जो उसे भी छोड़कर तुम चली आई। ऑटो वाला बोला, सच में मैम, आपको बच्चे का तो ध्यान रखना चाहिए, आखिर उसकी क्या गलती है, कम से कम आप। त्रिवेणी उसे बीच में रोकते हुए बोली, अबे चुप, कुछ भी बकवास किया ना तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, और ऑटो रोको वरना यहीं से कूद जाऊंगी मैं। शिवम ने उसे ऑटो रोकने को बोला तो वो साइड देखकर ऑटो रोक दिया। त्रिवेणी जल्दी से बाहर निकली। शिवम ऑटो वाले तो 500 देते हुए बोला, जाओ एंजॉय करो, तो वो थैंक यू बोलकर वहां से चला गया। त्रिवेणी चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर खड़ी हो गई। शिवम बोला, हे चश्मिश, मान जाओ यार, मानता हूँ गलती हुई है, क्या बस एक मौका नहीं मिलेगा? त्रिवेणी कुछ नहीं बोली और ना ही उसकी तरफ देखा। शिवम उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, प्लीज़ मान जाओ ना, बस लास्ट बार, और अपना दोनों कान पकड़ लिया। रास्ते पर चलने वाले घूम घूम कर उसे ही देखे जा रहे थे। त्रिवेणी बोली, आप अपने रास्ते जाइए और मुझे अपने रास्ते जाने दीजिए, इसी में सबकी भलाई है, और अब मेरी भी। शिवम उसकी तरफ बढ़ा तो त्रिवेणी पीछे होते हुए बोली, पास आने का फैसला आपका था, मैंने हामी भर दिया। दूर जाने का फैसला भी आपका था, मैंने फिर से हामी भर दिया। लेकिन अब नहीं, अब अपने लाइफ के सारे फैसले मेरे होंगे, इसलिए ये सब हरकत मत कीजिए, क्योंकि ये सब करने से ना आपको अच्छा लग रहा होगा ना मुझे। शिवम बोला, यार चश्मिश मत जाओ ना, नहीं रह पा रहा हूँ मैं, घुटन हो रही है, प्लीज़ माफ़ कर दो, बस एक बार प्लीज़। त्रिवेणी सामने देखते हुए बोली, कभी कभी कुछ दर्द का इलाज खुद ही करना पड़ता है, वरना लोग हमें कमज़ोर समझने लगते हैं, और मैं अब कमज़ोर नहीं हूँ। शिवम बोला, तो क्या सच में मुझे अब कभी माफ़ी नहीं मिलेगी? इतना बड़ा गुनाह किया है मैंने? त्रिवेणी बिना उसे देखे बोली, नहीं पता, लेकिन अभी मुझे अकेले रहना है, खुद को समझना है, जानना है। शिवम उसे देखते हुए बोला, उसके बाद? त्रिवेणी बोली, वो सब मैंने वक्त पर छोड़ दिया है। बोलकर आगे जाने को हुई कि शिवम उसका हाथ पकड़कर झटके में अपने पास खींचकर उसे सीने से लगाते हुए बोला, दूर जाने से पहले आखिरी बार अपनी खुशबू को महसूस तो करने दो। त्रिवेणी कुछ नहीं बोली और ना ही दूर गई। कुछ देर बाद शिवम उसे दूर करते हुए बोला, ठीक है, अब सारा फैसला तुम्हारा होगा, मैं इंतज़ार करूँगा, और मेरा घर भी। अब मैं तुमसे नहीं मिलूँगा और ना ही किसी को तुम्हारा पता दूँगा, लेकिन मुझे यकीन है तुम जल्द ही मेरे पास आओगी। फिर कुछ देर तक उसे देखने के बाद उसके सर को चूमते हुए बोला, आई मिस यू, प्लीज़ जल्दी आना, मैं इंतज़ार करूँगा। कुछ देर बाद त्रिवेणी वहाँ से दूसरा ऑटो लेकर निकल गई और शिवम वहीं बैठकर उसे जाते हुए देखते रहा। शिवम काफ़ी देर तक बैठा उसी दिशा में देखता रहा जिधर त्रिवेणी गई थी। जब उसका फ़ोन बजा तो उसे होश आया, देखा तो देव कॉल कर रहा था, तो उसका फ़ोन उठाकर कुछ देर तक उससे बात कर कुछ देर में उसके पास आने को बोल फ़ोन रख दिया। वर्तिका देव को देखते हुए बोली, क्या बोला शिवम ने, त्रिवेणी मिली कि नहीं? देव उसे देखते हुए बोला, शायद नहीं, लेकिन वो उतना भी परेशान नहीं लग रहा था जितना रहता है, मतलब नॉर्मल बात कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वर्तिका कुछ सोचते हुए बोली, अभी उन दोनों को भी इस रिश्ते के लिए टाइम लेना चाहिए, एक दूसरे को समझे जाने फिर आगे बढ़े तो ही बेहतर है, नहीं तो जल्दबाजी में किसी भी रिश्ते का टूटना आसान हो जाता है। देव उसकी कमर में हाथ फंसाकर अपने पास खींचते हुए बोला, इतनी समझदारी की बातें कहाँ से करना सीख गई, और जब सीख गई तो इनाम तो बनता है। बोलकर उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा कि किसी ने दरवाज़ा नॉक किया, तो देव जल्दी से वर्तिका को छोड़कर दूर हो गया। वर्तिका हंसते हुए उसके गाल खींचकर बोली, हाउ क्यूट। देव बोला, आज बच के दिखाना, फिर पता चलेगा क्या हूँ मैं, और जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने साक्षी और अंगद हाथ बांधे खड़े थे। साक्षी अंदर आते हुए बोली, जीजू आप इस चिपड़े को समझा दीजिए, नहीं तो मैं सच बोल रही हूँ, मेरे हाथों कोई कांड हो जाएगा।
वर्तिका साक्षी को घूरते हुए बोली, साक्षी ये क्या बोल रही है तू? और तू कब से ऐसे लैंग्वेज यूज करने लगी, जरा बता तो। साक्षी बोली, यार तुझे मेरी गलती ही क्यों दिख रही है, तुझे पता नहीं। फिर अंगद को देखते हुए धीरे से बोली, ये कितना लूजर है फट्टू कहीं का। देव बोला, वेट वेट, आखिर क्या है यार, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो, जरा बताओ तो। साक्षी अंगद को घूर रही थी और अंगद साक्षी को प्यार से देखे जा रहा था। देव बोला, साक्षी कुछ बताओगी भी, आखिर हुआ क्या है, तुम दोनों किस बात पर इतना लड़ रहे हो। साक्षी बोली, इसी से पूछ लीजिए, मुझे कुछ नहीं बोलना, और वर्तिका का हाथ पकड़कर बाहर चली गई। देव वर्तिका को ले जाते हुए देखा तो खुद से बोला, गई भैंस पानी में, यार मेरी वाली को क्यों लेकर जा रही हो, उसे तो कम से कम छोड़ देती। लेकिन साक्षी बिना सुने वर्तिका को लेकर जा चुकी थी। अंगद बोला, जाने दीजिए सर, वो नहीं मानने वाली, भूकंप है, जहाँ रहेगी ना धरती हिला देगी। फिर धीरे से बैठते हुए बोला, यहाँ तो फिर भी मेरा छोटा सा दिल है, इसे कब तक रोकता मैं। साक्षी वर्तिका को अपने रूम में लाकर छोड़ते हुए बोली, उस कन खजूरे को तो मैं नहीं छोड़ने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी हिम्मत कैसे हुई है मुझसे साक्षी मल्होत्रा से पंगा लेने की। अब बताती हूँ कि आखिर मैं चीज़ क्या हूँ। वर्तिका बोली, ओ हेलो, क्या करने वाली हो तुम, जरा ठहरो यार और बताओ बात क्या है। साक्षी बोली, तुम ना इस चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ो, मैं उससे अकेले ही डील करना चाहती हूँ। वर्तिका उसका हाथ पकड़कर बैठाते हुए बोली, कर लेना मेरी माँ, जो भी करना हो सब कर लेना, लेकिन एक काम कर, पहले त्रिवेणी का पता लग जाने दे, उसके बाद जिसके साथ जो करना है आराम से करना, तुझे कोई नहीं रोक रहा है, बल्कि हम तो तेरी हेल्प करना चाहते हैं। साक्षी बोली, ठीक है, चल देखते हैं। शिवम आने वाले थे। वर्तिका उसके साथ बाहर आई तो शिवम, देव और अंगद रूम में एक साथ ही बैठे थे। वर्तिका उसके पास आते हुए बोली, शिवम बात हुई है क्या त्रिवेणी से, कहाँ है वो। शिवम थोड़ा अटकते हुए बोला, वो नहीं रुकी, उसे कुछ टाइम चाहिए खुद के लिए, इसलिए वो चली गई। साक्षी बोली, चली गई, लेकिन कहाँ चली गई, कुछ बताया है उसने, कहाँ जा रही है। शिवम ने सरनामे हिला दिया तो साक्षी गुस्से में बोली, सच में वो ना मेरे हाथ से पीटने का काम कर रही है यार, ऐसे बिना बताए कौन जाता है। वर्तिका उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, उसने सही किया है साक्षी, किसी भी रिश्ते में अगर एक बार अविश्वास आ जाता है तो उसे फिर से मजबूत बनाने के लिए कुछ दिन के लिए इससे दूर जाना पड़ता है। साक्षी बोली, लेकिन यार उसके बिना हम यहाँ क्या करेंगे। बोलते हुए वो वहीं बैठ गई। शिवम उसके पास आते हुए बोला, साक्षी हम दोस्त हैं ना। तो साक्षी उसे देखते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। शिवम बोला, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ वो जल्द ही हम सबके पास ज़रूर आएगी, उसके बाद हम सब मिलकर मस्ती करेंगे। साक्षी बोली, आप ढूंढ लाएंगे ना उसे। शिवम बोला, इस बार वो खुद मेरे पास आएगी, फिर कभी भी उसे खुद से हम सब से दूर कहीं नहीं जाने दूंगा। देव उसके कंधे पर हाथ रख कर बोला, शिवम तुम ठीक तो हो ना। शिवम उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला, मैं ठीक हूँ। कुछ देर बाद शिवम सबको एंजॉय करने को बोल अपने वापस भोपाल जाने के लिए निकल गया। एयरपोर्ट पर पहुंचा तो पता चला फ्लाइट में अभी टाइम है, तो वहीं साइड में चेयर पर बैठ गया। आधे घंटे बाद अनाउंस किया, आज की सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, क्योंकि चौखंडी में लैंडस्लाइड हुआ है और मौसम भी काफ़ी ख़राब बना हुआ है। शिवम ने न्यूज़ देखा तो एकदम से खड़ा होते हुए बोला, नहीं अब और नहीं महादेव। और देव को फ़ोन मिलाते हुए एयरपोर्ट से बाहर आया और उससे पूछा तो उसने भी बोल दिया कि केदारनाथ के साइड भूस्खलन हो रहा है और भी कई जगह अचानक से इमरजेंसी लग गई है। शिवम बोला, मेरी फ़्लाइट भी रद्द हो चुकी है, मैं होटल ही जा रहा हूँ। देव ने उसे अपने पास आने को बोला, लेकिन शिवम ने उसे इनकार कर दिया। त्रिवेणी भूस्खलन की वजह से बीच में फंस चुकी थी, ना आगे का रास्ता सही था और पीछे कितना लंबा जाम था कहना मुश्किल लग रहा था। ऑटो वाला उसे देखते हुए बोला, मैम अब मैं आगे नहीं जा सकता, आप यहीं उतर जाइए क्योंकि आगे जाना इम्पॉसिबल है। त्रिवेणी बोली, लेकिन यहाँ मैं कहाँ जाऊँगी, और अब तो मौसम भी इतना ख़राब है, वापस भी नहीं जा सकती। ऑटो वाला थोड़ा हिचकते हुए बोला, आप बगल में होटल है वहाँ रुक सकती हैं, कल जैसे ही रास्ता सही हो जाएगा चले जाइएगा, कहिए तो मैं आपको ले चलता हूँ, होटल दिखा देता हूँ। त्रिवेणी कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है चलिए। तो ऑटो वाला ऑटो साइड करते उसका बैग हाथ में लेकर आगे बढ़ गया। त्रिवेणी कुछ सोचते हुए आगे बढ़ रही थी, मन बार बार अजीब सा घबरा रहा था जैसे कुछ होने वाला है। फिर खुद को तसल्ली देते हुए आगे बढ़ रही थी। कुछ दूर चलने के बाद होटल आ गया तो ऑटो वाला उसे वहीं छोड़कर निकल गया। त्रिवेणी ने एक नज़र होटल को देखा जो काफ़ी पुराना लग रहा था, फिर कुछ सोचकर रिसेप्शन पर आई और रूम के लिए बोला,
तो वो उसे देखते हुए बोला, आप अकेले हैं? त्रिवेणी बोली, जी मुझे सिर्फ एक रात के लिए ही एक रूम चाहिए। तो रिसेप्शन पर बैठा लड़का उसे रूम की चाबी पकड़ा कर बोला, जी बिल्कुल, जब तक आपकी मर्जी आप रह सकती हैं। वैसे भी रास्ता आगे ब्लॉक हो गया है तो 3-4 दिन बाद ही खुलेगा। त्रिवेणी बिना कुछ बोले रूम की तरफ बढ़ गई। यहाँ बाकी सब अब परेशान हो चुके थे। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा था। ऊपर से त्रिवेणी की जिद ने सबको परेशान कर दिया था। सब साथ होते तो कोई बात नहीं, लेकिन अब शिवम और वो दोनों के अलग होने से देव रूम में चहलकदमी कर रहा था। बार बार शिवम को फ़ोन करके पूछ रहा था और त्रिवेणी का पता करने को बोल रहा था, लेकिन शिवम को कोई आइडिया नहीं था कि वो कहाँ गई है। साक्षी और वर्तिका भी शांति से बैठे हुए थे। साक्षी अचानक से उठते हुए बोली, सच में यार, एक बार ये मुझसे मिल जाए, फिर बताती हूँ इसे मैं। जब देखो तब बस अपनी मर्जी करनी होती है। इस चश्मिश को इडियट कहीं की, यहाँ हम सबको परेशान करके पता नहीं कहाँ मज़े ले रही है। वर्तिका कुछ सोचते हुए बोली, यार सब परेशान है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी दरवाज़ा नॉक हुआ तो देव आते हुए बोला, कुछ बात करनी है। वर्तिका ने उसे सीरियस देखा तो उठते हुए बोली, क्या हुआ देव, सब ठीक तो है ना? कुछ पता चला त्रिवेणी किधर है? देव बोला, जहाँ तक मुझे पता चला है वो रास्ते में कहीं फंसी होगी और हमें उसे वहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता कब खुलेगा पता नहीं, और उधर लैंडस्लाइड का खतरा ज़्यादा है। वर्तिका बोली, ये सब इतना आसान होगा? देव, मुश्किल से खेलना हम लोगों को सिखाया गया है, इसलिए मैं सब संभाल लूँगा। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। अब हमें जल्द से जल्द निकलना होगा। साक्षी बाहर जाते हुए बोली, मैं बाहर हूँ। देव ने वर्तिका को देखा तो वो जल्दी से आकर उसके गले लग गई। देव उसका सर सहलाते हुए बोला, वर्तिका, अपना और साक्षी का ख्याल रखना। मुझे मेरे दोस्त और तुम्हारे दोस्त के लिए जाना पड़ेगा। मैं उसे ऐसे परेशान होते नहीं देख सकता। वर्तिका बोली, आई लव यू, जल्दी आना, आई मिस यू। देव उसे वैसे ही पकड़े खड़ा था। साक्षी बाहर आई तो अंगद वहीं बाहर ही टहल रहा था। साक्षी ने उसे एक नज़र देखा तो दोनों की नज़रें जैसे एक पल के लिए ठहर गई, लेकिन फिर साक्षी ने नज़रें फेर लिया तो अंगद मुस्कुरा कर उसकी तरफ आते हुए बोला, कुछ कहना है? साक्षी बोली, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा जैसे मैं तुम्हें कुछ कहूँगी? और हो कौन तुम जो मैं? अंगद बोला, वो तो मेरे दूर जाने के बाद तुम अपने दिल से पूछना, जिससे तुम दिन भर लड़ सकती हो और एक पल को सांस भी नहीं लेती, वो तुम्हारा कौन है? साक्षी बोली, गलतफहमी अच्छी पाल रखी है, लेकिन मुझे खुद से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मेरे कोई नहीं हो। अंगद अब एक गहरी सांस लेकर बोला, बाय, चलता हूँ, और जाकर गाड़ी में बैठ गया। कुछ देर में देव भी आकर बैठ गया तो दोनों वहाँ से निकल गए। साक्षी अंदर गई तो वर्तिका वाशरूम में थी तो बड़बड़ाते हुए वो बेड पर बैठ गई। फिर बोली, लंगूर कहीं का, मैं क्यों सोचूंगी उसके बारे में, बड़ा आया। वर्तिका बाहर आते हुए बोली, क्या हुआ, किसको गाली दे रही है? साक्षी मुंह बनाकर बोली, हद होती है यार, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं हमेशा सबको बस गाली देती हूँ? वर्तिका उसके गाल खींचकर बैठते हुए बोली, क्योंकि यह सच है साक्षी, तू गाली देती है। साक्षी उसे घूरते हुए बोली, बात मत कर मुझसे, जब देखो तब तुम दोनों को मेरी ही गलती दिखती है, और कोई तो जैसे कोई गलती करता ही नहीं। होटल में त्रिवेणी अंदर आई तो एक बेड पड़ा हुआ था और उसके सिवा कुछ भी नहीं था, और होटल भी काफ़ी पुराना लग रहा था कि अचानक से बाहर से आवाज़ आने लगी, बाहर निकलो, बाहर निकलो। त्रिवेणी ने सुना तो बाहर निकलने को हुई कि कोई उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। क्या त्रिवेणी किसी मुसीबत में फंस गई है या उसे बचाने वाला कोई फरिश्ता है? क्या शिवम और देव त्रिवेणी को ढूंढ पाएंगे? क्या शिवम की ज़िंदगी में खुशियां आ पाएंगी या फिर ज़िंदगी उसे त्रिवेणी से दूर कर देगी? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।